नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्री एक्सपर्ट आसिन में। मैं गोविंद मेवाड़ा और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नए फल के बारे में जिसका नाम है अनार। आपने थंबनेल देखने से आपको पता चल गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं अनार के बारे में। दोस्तों अगर अनार की बात की जाए एग्ज़ाम की दृष्टि से यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अनार में बाहर नियंत्रण कैसे होता है, अनार में काई के विकार कौन से होते हैं, किस किस की कमी के कारण होते हैं, किस वजह से होता काई के विकार होते हैं और उनको दूर करने के क्या उपाय हैं। तो इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों मैं आपसे एक थोड़ी सी निवेदन है आप सभी से कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक ज़रूर करें। आपके एक लाइक करने से, शेयर करने से हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई होता है। आपके इस प्यार से हमें और नया और अच्छी तरीके से वीडियोस बनाने का एक जज्बा मिलता है, एक जुनून है वो बना रहता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी यूट्यूब के चैनल से अगर आप वीडियोस देखते हैं तो उनको अगर वो वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें और उसके जो संबंधित फीडबैक है, अच्छा हो खराब हो, जो भी फीडबैक है आप कमेंट में ज़रूर दें। दोस्तों आज शुरुआत करते हैं हम नए फल वृक्ष के बारे में, अनार के बारे में। इससे पहले हम 7 फल वृक्ष पढ़ चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के फल विज्ञान की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं, उनके नोट्स बना सकते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से हम जब भी किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसका नोट्स इन रिटर्न बनाना बहुत आवश्यक है, ये आप ध्यान रखिएगा। और वहीं हम बात कर लेंगे कि हमने पहले ही एक चीज़ देख ली थी कि जब जब हम किसी फल वृक्ष को पढ़ेंगे या जब जब हम किसी क्रॉप को पढ़ेंगे तो हम पहले उन वन लाइनर को पकड़ेंगे या उन वन लाइनर पे फोकस करेंगे जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए। अगर हम बात करते हैं फल की तो फल का नाम क्या है, अनार है और इसको इंग्लिश में पोम ग्रेनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोम ग्रेनेट कहा जाता है। जिस तरह हैंड ग्रेनेड होता है उसी तरह इसे पोम ग्रेनेट कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं वानस्पतिक नाम की, पुनिकम ग्रेनेटम इसका बॉटनिकल नेम है और अगर इसके कुल की बात की जाए तो पुनिकेसी कुल से ये संबंध रखता है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद उत्पत्ति स्थान की बात की जाए तो ये अफगानिस्तान या ईरान इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। और अगर गुणसूत्र संख्या की बात करें तो 2 संख्या की बात करें तो 2n 2x = 18 इसकी गुणसूत्र संख्या होती है। उसके बाद बात करते हैं इसमें परागण किस प्रकार का होता है। तो इसमें परागण जो है क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण होता है और यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं परागण और गुणसूत्र संख्या से, तो इसको आप नज़रअंदाज मत कीजिएगा। अनार में परागण कौन सा होता है? पर परागण होता है। अगर आपने अभी तक परागण या पॉलिनेशन से संबंधित वीडियो नहीं देखा है तो आप जनरल एग्रीकल्चर की प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, जहाँ पर हमने इस पॉलिनेशन को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, जहाँ से आपके एक भी क्वेश्चन बाहर जाने के चांसेस नहीं हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि भारत में जो है अनार की व्यापारिक खेती कहाँ होती है, तो अगर अंगूर की बात कर लें या अनार की बात कर लें तो व्यापारिक जो खेती है इन दोनों फसलों की वो महाराष्ट्र में होती है। महाराष्ट्र के अंगूर फेमस है, महाराष्ट्र के अनार फेमस है। उसके बाद बात करते हैं एक जो ये क्वेश्चन या ये लाइन आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि अनार का जो जूस है वो किस रोगियों के लिए काम आता है। अभी तक हमने पढ़ा है लेप्रोसी डिजीज़ में काम आता है, लेकिन एक एग्ज़ाम में लेप्रोसी नहीं देखे क्योंकि हिंदी भाषी एग्ज़ाम होते हैं, केवल एक ही लैंग्वेज थी, बाइलिंगुअल पेपर नहीं था, उन्होंने हिंदी लिख दी। वहाँ पे हमारे जो विद्यार्थी थे वो कन्फ्यूज़ हो गए क्योंकि बहुत सारी गाइड या बुक्स में अभी तक लेप्रोसी ही लिखा हुआ है। लेप्रोसी डिजीज़ किसे कहते हैं? कुष्ठ रोग को कहा जाता है। कुष्ठ रोग में इसका जूस फायदेमंद रहता है, पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना। वही बात आती है अनार के फल किस प्रकार का होता है, तो भैया हिंदी में पूछ ले तो याद रखना, या तो होती है ये रूपांतरित बेरी। रूपांतरित बेरी किस प्रकार की? ब्लास्टुला टाइप की जो बेरी है उसे हम रूपांतरित बेरी की श्रेणी में लेते हैं। या तो आपसे ऑप्शन में रूपांतरित बेरी होगा और अगर रूपांतरित बेरी नहीं है तो ब्लास्टुला होगा। उसके बाद बात आती है पोषक तत्व कौन सा मिलता है? आयरन मिलता है। जब भी किसी भी व्यक्ति को या किसी भी पुरुष या महिला को आयरन की कमी होती है, खून में हीमोग्लोबिन की कमी होती है, तो उनको अनार या अनार के जूस के सेवन का कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? इसमें अनार बहुतायत से पाया जाता है। और भी बहुत सारे पोषक तत्व है जैसे फास्फोरस है, मैग्नीज है, आगे हम बात करेंगे। लेकिन
ये मुख्यतः आयरन का सोर्स है। उसके बाद बात करें कि भारत का जो प्रसिद्ध है अनार है वो कहाँ का है। जैसे अगर हम बात करें संतरे की, तो संतरा जो सबसे फेमस है वो नागपुर का है, महाराष्ट्र में। उसी प्रकार अगर अनार की बात की जाए, भारत में सबसे ज़्यादा फेमस कहाँ का है, तो महाराष्ट्र का है। उसके बाद हम अगली बात करें राजस्थान में अनार कहाँ का प्रसिद्ध है, तो एक स्थान है जालोर जिले में आहोर, उस स्थान का अनार बहुत ज़्यादा फेमस है, आहोर। ये क्वेश्चन 2 बार या 3 बार पूछा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि राजस्थान में किस स्थान का अनार प्रसिद्ध माना जाता है, आहोर का। उसके बाद बात करते हैं, एक बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपी बोर्ड में, इसलिए मैंने इसको मेंशन किया है। अनार के बीज में कितने % तेल पाया जाता है, तो 15% तेल इसमें पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद बात करें कि ये किस जलवायु का पौधा है, तो ये उपोष्ण जलवायु का पौधा है। और पीएच की बात करें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 9 पीएच तक ये हो सकता है इजीली। उसके बाद बात आती है अनार का जो लाल रंग है, ये लाल रंग का जो दिखता है वो किस कारण दिखता है, एंथोसाइनिन के कारण लाल रंग दिखता है। देखिए हमने जब भी हम केमिकल्स की बात करते हैं तो इस पर मैंने स्पेशल वीडियोस बना रखे हैं जनरल हॉर्टिकल्चर में, आप वहां जाके इन वीडियोस को देख सकते हैं। फ्रूट का अलग बनाया है, सब्जियों में कौन से रसायन पाए जाते हैं, फसलों में कौन से पाए जाते हैं, तो 2-3 वीडियोस में करके हमने उसको डिस्क्रिप्शन में देखा है, तो वहाँ पे जाके भी आप इनको देख सकते हैं। अगर लाल रंग की बात करें अनार में, तो एंथोसाइनिन के कारण होता है। उसके बाद बात आती है अनार की छाल में क्या पाया जाता है, टेनिन पाया जाता है। और मुख्यतः अगर आयुर्वेदा की बात की जाए तो इसका उपयोग खांसी जुकाम आदि में भी किया जाता है, किसका, अनार की छाल का। लेकिन अनार के जो छाल है उसमें क्या पाया जाता है, टेनिन पाया जाता है। उसके बाद बात कर लें या क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि अनार में निर्यात की जाने वाली किस्म कौन सी है, तो एक ऐसी किस्म है जो सबसे ज़्यादा फेमस है निर्यात के लिए, वो भगवा है। क्योंकि अगर हम आम की बात करें तो आम में जो निर्यात की जाती है वो अल्फांजो या हाफूस है। वहीं अनार में पूछी जाती है कि निर्यात की दृष्टि से कौन सी है, तो भगवा है। और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में कौन सी किस्म लगाई जाती है, तो वो गणेश किस्म लगाई जाती है। और हम बात कर रहे थे पोषक तत्वों की, आप देख पाएंगे अगर पोषक तत्वों की बात करें तो खाने योग्य भाग जो है इसका वो 68% है। फास्फोरस की अगर हम बात करें इस पोषक तत्व में तो 70 mg/100 ग्राम, पानी की मात्रा की बात की जाए तो 78%। और अगर मैग्नीशियम पोषक तत्व की बात करें तो 12 mg/100 ग्राम, कैल्शियम 10 mg/100 ग्राम और विटामिन सी 14 mg/100 ग्राम, इतने सारे पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करें कि प्रवर्धन किस विधि के द्वारा होता है, तो देखिए इसमें 2 मेथड से प्रवर्धन होता है। पहला तो आपका क्या रहेगा, सीड के द्वारा होता है। लेकिन हम बात करेंगे एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो व्यावसायिक विधि के बारे में बात करेंगे, ऐसी कौन सी विधि है जिसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, तो वानस्पतिक विधि का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। और वानस्पतिक विधि में हार्डवुड कलम या कठोर तना कलम विधि काम में ली जाती है। हमने जब प्रवर्धन पढ़ा था उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। जनरल एग्रीकल्चर में आपको प्रोपोगेशन के 2 पार्ट मिल जाएंगे, पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड। वहाँ पे हमने कलम पढ़ी थी कि कलम कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। जहाँ पत्ती यूज आती है पर्ण कलम, जहाँ तना यूज आता है तना कलम, और जहाँ रूट यूज आती है रूट कलम। फिर तना कलम 3 प्रकार की हुई थी। अगर बहुत कोमल कलम आप ले रहे हैं तो कोमल तना विधि, अगर आप आधी पकी हुई ले रहे हैं तो क्या कहते हैं सेमी हार्डवुड कटिंग, और अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड ले रहे हैं तो फिर हार्डवुड कटिंग। अगर हम बात करें कि हार्डवुड कटिंग काम आती है किसमें, अनार में, वहीं अगर हम सेमी हार्डवुड की बात करें तो वो आपके अंगूर में काम आती है। और हार्डवुड कटिंग का मतलब क्या होता है वहाँ पे भी आप देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा हम क्लियर कर देते हैं। 6 से 18 माह पुरानी शाखा का उपयोग किया जाता है। और उस शाखा में या उस कटिंग में हमें क्या उपयोग करना चाहिए भैया, एक हार्मोन का उपयोग करना चाहिए। हार्मोन कौन सा, IBA, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड जिसे हम कहते हैं, जिसे हम रूटेक्स हार्मोन कहते हैं, जिसे हम जड़ उत्पन्न करने वाला हार्मोन कहते हैं। इसका उपयोग हमें करना चाहिए। क्यों, इसके उपयोग से जड़ों का निर्माण जल्दी होगा। अब जब करें IBA का उपयोग तो कितने सांद्रता पे किया जाए वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए। 3000 ppm का उपयोग हम कर सकते हैं। उसके बाद एक विधि और है जिसका उपयोग सर्वाधिक किया जाता है, या तो आपकी कटिंग मेथड से होगा, नहीं हो रहा है तो फिर आपकी एक विधि है जिसे हम एयर लेयरिंग, एयर दाब कह सकते हैं, हवाई दाब कह सकते हैं, या गुट्टी विधि के द्वारा भी हम इसमें प्रवर्धन की क्रिया करते हैं। उसके बाद अगर हम अगली बात करें
कि आपके पौधारोपण में हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, तो दो चीज़ें हमें पौधारोपण में मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, एक गड्ढे का आकार और एक R/P। अगर गड्ढे के आकार की बात करें तो 75x75x75 सेंटीमीटर के गड्ढे का आकार रखा जाता है। आप यानी कि लंबाई इसकी 75 सेंटीमीटर होगी, चौड़ाई इसकी 75 सेंटीमीटर होगी और इसकी गहराई भी कितनी होगी, 75 सेंटीमीटर होगी। अगर पौध ज्यामिति की बात की जाए तो 5 गुणा 5 मीटर पे इस पौधे को लगाया जाता है। और फिर अगला मेथड है प्रूनिंग, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रूनिंग में एक मेथड रखा जाता है, एक तने पर 4 शाखाएं या 4 शाखाएं लगने देते हैं, उसके बाद वापस इस विधि को किया जाता है। तो इस विधि को हम प्रूनिंग मेथड कहते हैं। पूछ लिया जाए कि अनार में प्रूनिंग में क्या विधि रखी जाती है, तो एक पौधे पर 4 तने रखे जाते हैं। उसके बाद बात आती है पुष्प लगने से फल आने तक का जो समय है वो कितना होता है, 4 से 5 माह का समय लगता है आपके फूल आने से फल तैयार होने तक के बीच में कम से कम 4 से 5 माह का समय लगता है। उसके बाद एक बात आती है, एक स्पेशल क्रिया है जिसे हम बाहर नियंत्रण कहते हैं। देखिए बाहर नियंत्रण कौन कौन से फसलों में काम आता है, पहले तो हम ये जानेंगे, फिर दूसरी चीज़ होती है बाहर नियंत्रण होता क्या है। अगर हम बात करें बाहर नियंत्रण की तो मुख्यतः बाहर नियंत्रण 2 फसलों में काम में आता है। पहली आपकी अनार है, दूसरी आपकी अमरूद है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और ये जो 1 मिनट होने वाला है ये आप मान के चलिए कि आपको 4 नंबर दे के जाएगा। ये आपकी स्लाइड, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप देखिएगा 3 बाहर होती है, मृग, हस्त और अम्बे। मैंने इसको सीरियल वाइज बनाया है जिससे आपका कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। और इसकी जो ट्रिक है उसके लिए स्पेशल मैं एक छोटा सा वीडियो तैयार करूंगा। अगर हम बाहर नियंत्रण की बात करें तो बाहर नियंत्रण होता क्या है, पहले तो हम ये देख लेते हैं। देखिए ये ऐसे फल वृक्ष हैं जिनमें पूरे साल फूल आते हैं। अब कुछ कंडीशंस ऐसी बनती है स्पेशल जगहों पे जहाँ पे बारिश में अगर आपके फल आए तो वहाँ पे इंसेक्ट ज़्यादा लगते हैं, वहाँ पे फल की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, उस समय के फलों को हम क्या कर दें, गिरा दें या आने ही नहीं दें। हमें ऐसे समय पे फल आने देने हैं, फूल आने देने हैं जहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो ऐसी जो स्थिति होती है वो बाहर नियंत्रण कहलाती है। और बाहर कितनी बार आती है अनार अमरूद में, 3 बार आती है। कौन कौन सी, मृग, हस्त और अम्बे बाहर। अब इसमें हमने क्वेश्चन पूछा क्या जाता है, मृग बहार में पुष्पन का समय क्या है, मृग बहार में पुष्पन का समय क्या है, मृग बहार में फलन का समय क्या, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो 6 क्वेश्चन टोटल बनते हैं। मृग बहार में फलन का समय, पुष्पन का समय, फलन का समय, हस्त बहार में पुष्पन का समय, फलन का समय, अम्बे बहार में पुष्पन का समय, फलन का समय। ये 6 क्वेश्चन। तो इस तरह 7वां क्वेश्चन होता है, जिन फल वृक्षों में आम के साथ, आम के फूलों के साथ फूल आते हैं उस बहार को क्या कहते हैं, आम से अम्ब, यानी आप ध्यान रखना आम के साथ अगर फ्रूट फूल आ रहे हैं ऐसी बहार जो होगी वो अम्बे बहार कहलाएगी। उसके बाद 7 क्वेश्चन तो ये हो गए। 8वां क्वेश्चन ये पूछा जाता है, राजस्थान में अनार एवं अमरूद में कौन सी बहार बेस्ट रहती है, सर्वोत्तम रहती है, तो वो कौन सी हो जाएगी, आपकी मृग बहार हो जाएगी। ये 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। और लगभग हर एग्जाम में इन 8 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये गारंटीड है। आप पिछले पेपर उठा के देख लीजिए, तो इनको आप कंठस्थ करें। मृग बहार की बात करें तो पुष्पन का समय जून जुलाई है और उसके बाद फलन का समय, क्योंकि जून जुलाई हर 5 महीने निकाल के देख लेना, आपको आगे क्या मिल जाएगा, नवंबर दिसंबर मिल जाएगा। उसके बाद हस्त बहार की बात करें, अक्टूबर में इसकी फ्लावरिंग होती है, 5 महीने 4 महीने निकाल लेना। इसकी जो फलन का जो समय है वो फरवरी मार्च का होता है। और अगर अम्बे बहार की बात करें तो हम पहले ही कह रहे थे आम के फूलों के साथ आते हैं फाल्गुन मास में। अगर हिंदी महीनों की बात करें तो फाल्गुन मास, और अगर अंग्रेजी महीनों की बात करें तो मार्च के महीने में ये फ्लावरिंग आती है, फरवरी मार्च के महीने में। और आपके जब फल कब तैयार हो जाएंगे, अभी जो आ रहे हैं जून जुलाई में ये फ्रूट तैयार हो जाएंगे। तो ये था आपका बाहर नियंत्रण। उसके बाद हम बात करेंगे उन्नत किस्मों के बारे में। अगर हम इस अनार के उन्नत किस्मों की बात करें तो बहुत सारी किस्में हैं अनार की जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जैसे गणेश है, सिंदूरी है, जोधपुर रेड है, जालोर सीडलेस है, रूबी, बगवा, कांधारी, ज्योति, अरक्ता, ढोलका, मस्कट रेड, मृदुल्ला और आपकी सिंदूरी। ये जो किस्में हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब कन्फ्यूजिंग क्रिएटर का क्या है वो मैं बता देता हूँ। इसकी जो ये मृदुल्ला किस्म है, ये मृदुल्ला किस्म
अनार की है, लेकिन समान नाम है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अर्का मृदुल्ला अमरूद की किस्म है। क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाते हैं। अर्का मृदुल्ला किसकी किस्म है? आप मृदुल्ला याद करके गए थे और अनार पहला ऑप्शन होगा, ये एग्जामिनर जानता है। या फिर वो मृदुल्ला पूछ लेगा और अमरूद पहला ऑप्शन होगा, क्योंकि उसे पता है कन्फ्यूजन कहाँ होता है। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखना, इसके साथ ही लिखना मृदुल्ला अनार की है, अर्का मृदुल्ला किसकी है? अमरूद की किस्म। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ उन्नत किस्मों के बारे में जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है नरम दाने वाली किस्में कौन सी है अनार की? तो जिन किस्मों में आपको सीडलेस मिले वो नरम दानों की है। फिर दो किस्में और कौन सी है? ज्योति और गणेश, और तीसरी है जालोर सीडलेस। ये तीनों किस्में किस प्रकार की है? नरम दाने वाली है। और उसके बाद कठोर दानों की बात करें तो कंधारी और अलांदी, ये दो किस्में हैं, ये कठोर दाने वाली किस्में हैं। उसके बाद बात करें गुजरात की फेमस किस्म कौन सी है? तो दोलका है। और उसके बाद बात करें मस्कट किस्म कहाँ की फेमस है? तो गुजरात और महाराष्ट्र की फेमस है। और क्वेश्चन पूछा हुआ है बेसिन सीडलेस से चयनित किस्म कौन सी है? तो कौन सी किस्म है? ज्योति किस्म। उसके बाद बात करें अनार की निर्यात हेतु सर्वोत्तम किस्म कौन सी है? बगवा है। और उसके बाद बात करें कि नवीन संकर किस्म कौन सी है? तो ये अमली दाना नामक किस्म जो है ये संकर किस्म है। और ये किस किस का क्रॉस है? ये गणेश इंटू नन्हा का क्रॉस है। बाद हम बात करेंगे कुछ ऐसी वेराइटीज़ के बारे में जो आप इसकी टेबल देख पा रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ललित किस्म के बारे में और एक दो किस्मों के बारे में पूछा हुआ है। हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कौन सी किस्म कहाँ से निकली। अगर हम बात करें केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र जोधपुर यानी जो काजरी इंस्टीट्यूट है, वहाँ से अनार की दो किस्में निकलती है। कौन कौन सी? जोधपुर रेड और जालोर सीडलेस नाम से दो वेराइटीज निकलती है। देखिए जोधपुर आपको इजीली याद रहेगा, इसका मतलब ये काजरी से निकली है। और जालोर भी किस जोन में आता है? जोधपुर संभाग या जोधपुर जोन में आता है हमारे क्लाइमेट के हिसाब से। तो आप मान सकते हैं कि ये दो वैरायटी कहाँ से निकली है? काजरी से निकली। उसके बाद बात करें पूना का जो फल या फ्रूट रिसर्च स्टेशन है, वहाँ से गणेश किस्म निकलती है। और राउरी कृषि विश्वविद्यालय है, वहाँ से भी इसकी बहुत ज़्यादा वैरायटी जिस पे रिसर्च किया गया है, मृदुल्ला, बगवा, रूबी, फूले, अरक्ता और आपकी G137 नाम की 3 वेराइटीज यहाँ से निकलती। उसके बाद बात करें कि भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान जो वैरायटी है अमली दाना, वो कहाँ से निकली है? अमली दाना वो भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलोर से निकली है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें अगली कि काई के विकार कौन सा लगता है? अनार का एक ही मुख्य काई के विकार है जो इस फसल को बिल्कुल ख़राब कर देता है, या इसकी जो वैल्यू होती है उसको ख़त्म कर देता है। वो कौन सा है? अनार का फल फटना। अगर आप इसमें इस चित्र में इसका अपीयरेंस देख पाएँ तो आप देखेंगे कि अनार इस तरह से फट जाता है। क्वालिटी दाने की अच्छी है, क्वालिटी फ्रूट की अच्छी है, लेकिन अपीयरेंस बिगड़ गई। क्या हो गया? फल फट गया। इस वजह से क्या हो जाएगा? आपको मार्केट वैल्यू नहीं मिलती है। अब हम बात करेंगे इसके कारण की। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है अनार का फल फटना किस कारण होता है? बहुत सारे कारण हैं, अभी हम बात करेंगे, लेकिन मुख्य जो कारण है वो कौन सा है? पहला कारण है बोरोन की कमी। सूक्ष्म पोषक तत्व है और अनार की फसल में सूक्ष्म पोषक तत्व बहुत ज़्यादा देने पड़ते हैं, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो बोरोन की कमी से फल फटते हैं। उसके बाद टेम्परेचर में इन्फ्लक्चुएशन होगा। अगर आपका टेम्परेचर बहुत जल्दी राइज हो रहा है, बहुत जल्दी गिर रहा है, ऐसी अगर कंडीशन है, वहाँ पे भी आपका अनार फटेंगे। अगर आपने अनियमित सिंचाई की, यानी बहुत ज़्यादा सिंचाई कर दी, जब ज़रूरत नहीं थी तब कर दी, और फिर एक लंबा अंतराल आ गया सूखे का, फिर एकदम सिंचाई कर दी, तब भी आपका क्या होगा? आपकी अनियमित सिंचाई से भी फल फटेगा। और इसी से रिलेटेड है नमी में उतार चढ़ाव। अगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आपकी नमी में रहते हैं, मॉइस्चर में रहते हैं, तो भी इस तरह की समस्याएं होती है। क्या हो जाएगा? अब उसके बाद अगर हम बात करें कि इसका नियंत्रण कैसे किया जाए, देखिए हमने देख लिया बोरोन की कमी से भी होता है, अनियमित सिंचाई भी हो रही है, अनियमित तापमान भी हो रहा, लेकिन हमें इसके लिए नियंत्रण क्या किया जाए? पहला है नियमित हम सिंचाई करें, और उसके बाद हम दूसरा क्या उपयोग कर सकते हैं? जिब्रेलिक एसिड का उपयोग कर सकते हैं 15 से 20 ppm। और मुख्य जो इसका पोषक तत्व जिसकी वजह से कमी होती है क्या? बोरोन। और बोरोन के लिए हम उपयोग करें क्या? बोरेक्स का हम उपयोग कर सकते हैं। हम पहले बात कर चुके हैं बोरेक्स में बोरोन की जो मात्रा है वो 10.5% पाई जाती है, ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। तो हमें बोरेक्स का उपयोग करना है कितना?
0.2% हम बोरेक्स का उपयोग करके इस काई के विकार से छुटकारा पा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अनार के कीट एवं रोगों के बारे में। तो अगर हम कीट की बात करें तो मुख्यतः 2-3 कीट है जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। पहला आता है बार्क ईटिंग कैटरपिलर, और मैंने आपको पहले भी बताया था लगभग सभी फलों में छाल भक्षक कीट लगता है जो क्या करता है, फल वृक्ष की छाल को खाता है। और इसकी मैंने आपको जूलॉजिकल नाम याद रखने का भी एक ट्रिक बताया था। इंडरबेला स्पीसीज आप याद रखना, आपको एक ही नाम मिलेगा इंडरबेला के नाम से। और अगर फिर भी अगर आपको आगे ज़्यादा याद हो जाए बहुत अच्छी बात है, इंडरबेला टेट्रोनिस नाम से ये इंसेक्ट है जो आपके अनार में छाल को खाता है। उसके बाद बात आती है, बहुत फेमस इंसेक्ट है अनार का और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा, क्या, अनार की तितली। अगर बात करें अनार की तितली तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। जिस तरह हम लेमन बटरफ्लाई पढ़ते हैं, वहीं इसी में भी अनार की जो बटरफ्लाई है वो नुकसान पहुँचाती है। ये लार्वी स्टेज में नुकसान पहुँचाती है और ये आपके पत्तों को खा जाती है। तो अगर इसकी बात करें कि ये मतलब इसका जूलॉजिकल नेम क्या है, तो विराचोला आइसोक्रेट्स नाम से इसका नाम से जानी जाती है। ये बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, अनार की बटरफ्लाई का क्या नाम है, या अनार की बटरफ्लाई या अनार की तितली का जूलॉजिकल नेम क्या है, तो विराचोला आइसोक्रेट्स के नाम से जाना जाता है। लेकिन कई बार एक बार यूपीएससी में इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है और आपके उसमें एग्जाम ऑप्शंस में विराचोला आइसोक्रेट्स नहीं था, डियोड्रिक्स आइसोक्रेट्स नाम से था, जो आपको स्क्रीन में नीचे मिलेगा। तो दोनों आपको याद रखने, जब तक आपके ऑप्शन में विराचोला आइसोक्रेट्स हो तब तक तो आपको विराचोला आइसोक्रेट्स पे जाना है। लेकिन आपके अगर ऑप्शन में विराचोला आइसोक्रेट्स नहीं हो तो फिर आपको दूसरा ऑप्शन ये ध्यान रखना, आपको डियोड्रिक्स आइसोक्रेट मिलेगा, यानी आपकी जो अनार की बटरफ्लाई है इन दोनों नामों से जानी जाती है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अनार की फसल में अनार की तितली का जो ETL लेवल है, इकोनॉमिक थ्रेश होल्ड लेवल है, यानी किस लेवल पर हम कीट का उपाय करना शुरू कर दें, उसका मैनेजमेंट करना शुरू कर दें, तो 5 अंडे अगर आपको एक प्लांट पे मिलना शुरू हो जाए, इसका मतलब आपका जो ये लेवल है, ये क्या लेवल है, ये इसका ETL लेवल है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अनार की तितली का ETL लेवल क्या होता है, 5 एग पर प्लांट। अगर बात करें इसके अगले कीट की, तो इसमें मिली बग भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। फेरिसिया विगाटा नाम से, इसको विरगाटा नाम से जाना जाता है। और अगर बात करें अनार में एफिड की, तो एफिस पोनिकी के नाम से इसे जाना जाता है और ये भी नुकसान पहुंचाता है, सकिंग पेस्ट है। उसके बाद बात करें फ्रूट फ्लाई की, तो बैक्ट्रोसेरा जोनाटा नाम से इसमें एक फ्रूट फ्लाई फल मक्खी लगती है, जो फल की फ्लावरिंग स्टेज पर आती है और फल को क्या कर देती है, ख़राब कर देती है, और आसान भाषा में, देसी भाषा में फल को काढ़ा कर देती है। और ये जो वैरायटी या जो आपकी क्वालिटी है फल की, वो ख़राब कर देती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, अनार की फल मक्खी का जूलॉजिकल नेम क्या है, बैक्ट्रोसेरा जोनाटा। ये 2 क्वेश्चन मैंने, तितली और ये दोनों आप स्टार मार्क करना, 3 स्टार करना, लिख के ध्यान रखना, दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछे हुए हैं। उसके बाद अनार के रोग की बात करें, बहुत ज़्यादा रोग इसमें लगते हैं, बहुत ज़्यादा कीट इसमें लगते हैं, बहुत ज़्यादा पोषक तत्वों का इसमें ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम रोग की बात करें, लीफ स्पॉट होता है जिसे हम पत्ती धब्बा रोग कहते हैं, आप चित्र में देख पाएंगे पत्तों पर सर्कल्स बन जाते हैं। और ये किस प्रकार का रोग है, कवक जनित रोग है और सर्कोस्पोरा कवक से होता है। और क्योंकि पुनिकेसी कुल के पुनिका ग्रेनेटम में होता है, इसलिए इसके साथ में आप क्या जोड़ लेंगे, पुनिकी जोड़ लेंगे। देखिए सर्कोस्पोरा इसकी स्पीसी, माफ कीजिए, ये सर्कोस्पोरा कवक है। और इसकी बात करें स्पीसीज की, तो क्योंकि ये पुनिकम ग्रेनेटम में लगता है, तो साथ में आप क्या ऐड कर लेंगे, सर्कोस्पोरा पुनिकी नामक कवक से अनार का पर्ण धब्बा रोग होता है, लीफ स्पॉट होता है। इसे सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट के नाम से भी कह सकते हैं। उसके बाद बात आती है श्याम वर्ण रोग की, इसको एंथ्रेक्नोज रोग कहते हैं। और आप चित्र में देख पाएंगे कि ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं। और ये भी किस प्रकार का रोग है, ये भी कवक जनित रोग है। कौन सी कवक से होता है, तो ग्लाइस्पोरिडियम, कोलेटोट्राइकम ग्लाइस्पोरिडियम नामक का कवक से ये रोग होता है। उसके बाद अगर अगले रोग की बात की जाए, तो अल्टरनेरिया फ्रूट स्पॉट भी आता है। अल्टरनेरिया कवक से होता है, यानी ये कवक जनित है। और ये क्या हो जाएगा,
आपके जो फ्रूट हैं उस पर स्पॉट आने लग जाएंगे। तो ये अल्टरनेरिया फ्रूट स्टॉप हो गया। उसके बाद अगली क्वेश्चन बात की जाए, इसमें एक ब्लाइट लगती है और वो जीवाणु जनित होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अनार की जो ब्लाइट है वो किससे होती है? कवक से, जीवाणु से, विषाणु से। तो किस प्रकार की ब्लाइट है? ये बैक्टीरियल ब्लाइट है। और कौन से जीवाणु से होती है? जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पैथोवार पुनिकी नामक बैक्टीरिया से ये वैरायटी होती है, ये रोग होता है। और जितने भी जीवाणु जनित रोग हैं उसमें आप अगर माइक्रोस्कोप में देखें तो ऊज बनने लगती है। ऊज टेस्ट में उसे पता चलता है कि ये किस प्रकार का रोग है, ये जीवाणु जनित रोग। उसके बाद अगली बात करें, इसमें विल्ट भी आती है, अनार का झुलसा रोग कहा जाता है। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम नामक कवक से ये रोग होता है। तो ये था पूरा का पूरा जो फसल थी वो अनार के बारे में। थोड़ा सा स्पीड मैंने इसलिए रखी है, आपको भी पता है आपके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं और आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैं आपसे कहता आया हूँ बार बार कि अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है, आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने व्हाट्सअप नंबर और किस का आपको पीडीएफ कॉपी चाहिए वो आप मुझे सेंड कर दीजिए। मैं आपको कोशिश करूंगा कि ये सारी चीज़ें अवेलेबल करा पाऊँ। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप जितने भी टॉपिक हो रहे हैं उनके नोट्स बनाएंगे और ये आपके लिए आने वाले भविष्य में जो भी एग्जामिनेशन है वहाँ पर आपको सफलता की सीढ़ी देंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।